वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या नहीं किए? किए मैम, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जी, कौन सा पार्ट है इसमें? मैम पार्ट नहीं है, वैसे ओवरऑल पूछना था कि मैम जब हम रैंक को फाइंड करते हैं तो हमने इसमें मैक्सिमम रोज को 0 करना होता है या कॉलम्स को, मतलब इसको 0 बनाना होता है। तो मैम हमें फाइनली कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता और यही हमारा रैंक है? हमने इसे मैक्सिमम बनाना नहीं होता, हमने सिर्फ इसकी एचएलएन फॉर्म बनानी होती है। एचएलएन बनाते होते ऑटोमेटिकली ही ये 0 कंडीशंस आ जाती हैं। अब इसके अंदर जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे फर्स्ट पे ये देखें पिवट एंट्री है, इसके नीचे इनको 0 करेंगे आप। ये वाला सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली 0 है, इसको 0 करेंगे। इसके बाद आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में जाएंगे जो कि ये है। यहाँ पे सपोज एलिमेंट नहीं है तो हम थर्ड कॉलम में चले जाएंगे, सेकंड रो में ही। हर रो के अंदर ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। इन ईच रो, हर रो के अंदर हमारे पास एट लीस्ट 1 पिवट एंट्री मस्ट रिक्वायर्ड। हर रो के अंदर अगर नॉन जीरो रो है तो उसके अंदर लाजमी एक पिवट एंट्री होगी। वो जरूरी नहीं है कि कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन पे हो, जैसे यहाँ पे 2 और 2 क्रॉस के साथ है। सपोज मैं ये थर्ड वाला है जो मैट्रिक्स है, इसको डिनोट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे है फर्स्ट रो, इसके अकॉर्डिंग मैं ये ओवर में वैल्यू सारी इनको 0 करूंगी। सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जाती हूँ। इन केस यहाँ पे अगर 0 बन जाता है तो मैं थर्ड कॉलम में चली जाऊंगी सेकंड रो के अंदर। इन केस अगर ये सारी रो 0 हो जाती है तो फिर मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगी नीचे रो के अंदर, जो रो 4 है उसके साथ रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। अब जो सेकंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हमें कैसे पता चलेगा कितनी रोज कॉलम तक करना है, इसमें सिर्फ आपका ये प्रोसेस है कि आपने इसको एचएलएन फॉर्म बनानी है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पिवट एंट्री 1 है, उसके नीचे इनको 0 करें, फिर सेकंड में चले जाएं, इसके नीचे 0 करें। इन केस सेकंड और कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से अगर ये सारी 0 हो जाती है तो इट्स मीन ये सारा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको तो पहले ही 0 कर चुके हैं इन दोनों को। इसके अकॉर्डिंग ये 0 करते करते इन केस मैंने कहा अगर ये भी 0 हो जाती हैं तो फिर कंडीशन क्या है कि फिर कंडीशन हमारे पास ये है कि इसका जो एचएलएन फॉर्म है वो जस्ट और जस्ट ये 2 अकॉर्डिंग टू दीज टू रोज के अकॉर्डिंग रह जाएगी, बाकी ये दोनों 0 हो जाएंगे। और इसका रैंक जो है वो नॉन जीरो रोज होती है, जो कि ऊपर वाली नॉन जीरो होंगी वो 2 होंगी। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, ताकि अगर किसी ने नहीं भी किया हुआ तो भी उनको जो है वो शेयर हो जाएगा यहाँ पे। यार मक्खियां कितनी आ गई हैं, बंद ही कर दी। ना माइक बंद रखें, आतों के घर में बहुत मक्खियां हैं। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन वाले इसके ओपन किए। इसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का कोई से भी पार्ट यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, ये देखें आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है। ये देखें फर्स्ट वाला है मैट्रिक्स जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पिवट एंट्री 1 के अकॉर्डिंग मैंने इन तीनों को नीचे 0 करना है, ठीक है। इन तीनों को 0 करने के लिए मैं इन पे रो ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 माइनस R1, R3 माइनस 2R1 एंड R4 माइनस 3R1। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो आप देखें ये सारे के सारे क्या हो गए मेरे पास 0। जो चेंजिंग आई है वो बाकी 7 वाली रोज के अंदर भी वही चेंजिंग यहाँ पे क्रिएट होगी है अकॉर्डिंग टू दीज रोज ऑपरेशन। अब फर्दर हमने सेकंड रो और सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में जाना है, जो कि मेरे पास ये 1 है, इसके नीचे मैंने इनको 0 करना है। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है बाकी वाली वैल्यूज से क्या बनती है क्या नहीं बनती, मेरा कंसर्न जो है वो ओनली ऑन दीज वैल्यूज, बिकॉज हमने जस्ट इनको 0 करना है। बाय यूजिंग सेकंड रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगी, इस पूरी रो के अंदर होगी ये पूरी की पूरी रो, तो मेरे पास ये हो जाएगा 0 और उसी के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर दूंगी, ये तो ये हो जाएगा 0 जो कि यहाँ पे रो ऑपरेशन मेंशन दिया। अब जैसे ही उसने ये दोनों रो ऑपरेशन अप्लाई किए तो देखें ये क्या हो गए, दोनों रो लास्ट वाली क्या हो गई है 0। अब मैं थर्ड रो और थर्ड कॉलम के कॉम्बिनेशन में एलिमेंट ही सारे के सारे 0 हो गए, तो वैसे भी वहाँ पे पिवट एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, पिवट एंट्री चूज नहीं कर सकती। मैंने ये चीज बताई थी कि इफ
any row is non-zero row, then it's have only one pivot entry must, तो उसके अंदर एक लाजमी pivot entry होगी, otherwise वो टोटली की टोटली जीरो होगी, तो फिर उसके अंदर कोई pivot entry नहीं होगी. This given matrix is row equivalent to a matrix in echelon form having two non-zero rows. इसके अंदर हमने echelon form बनाई है, कहता है तो दो non-zero rows है, non-zero ये ऊपर वाली दो rows है non-zero. Hence the rank of the given matrix is 2. इसके non-zero rows जो है वो 2 है. अब ये तो क्वेश्चन था जिसके अंदर हमारे पास सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के अंदर पिवट एंट्री आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग हमने थर्ड पे बनाया, जीरो किया है तो वो सारी जीरो हो गई. अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे शो करती हूँ जिसके अंदर सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जीरो नहीं बनता. अब इस टाइप का क्वेश्चन मुझे यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा. ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी एचेलॉन फॉर्म बनानी, ठीक है. अब एचेलॉन फॉर्म बनाई है तो पहले उसने रो ऑपरेशन अप्लाई किया, R2 - 2 R1 एंड R3 - 3 R1. फोकस जस्ट हमारा ये था कि फर्स्ट पिवट एंट्री है, उसके नीचे हमने इन दोनों को जीरो करना है. जैसे ही ये दो रो ऑपरेशन अप्लाई किए इन दोनों को जीरो करने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू दीज रोज ऑपरेशंस हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कॉम्बिनेशन में भी जीरो आ गया और थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के कॉम्बिनेशन में भी जीरो चला गया. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. एक कंडीशन तो ये है कि इन केस मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये जीरो बन जाती हैं दोनों, लेकिन ये जीरो नहीं बनती, ठीक है. ये वाली जो एक है ये वाली ये जीरो नहीं बनती. इस केस में हमने अपनी रोज को इंटरचेंज कर लेना. जो थर्ड है उसको सेकंड से चेंज करूंगी तो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट जो भी होगा वो यहाँ पे चला जाएगा. अब जो हमारे पास केस है उसके अंदर ये क्या हो रही है कि सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का कॉम्बिनेशन भी जीरो, उसके अकॉर्डिंग नीचे वाली एलिमेंट भी जीरो है. तो इसके लिए मैंने चले जाना है थर्ड कॉलम के अंदर सेकंड रो के अंदर ही. दोबारा से फिर अपनी बात रिपीट कर देती हूँ कि हर रो के अंदर एक पिवट एंट्री लाजमी होगी. इन केस अगर वो रो जो है वो पूरी की पूरी जीरो नहीं होती तब सेकंड रो के अंदर मैं थर्ड कॉलम पे चली गई हूँ. अब मैंने इसको एज ए कंसीडर करना है पिवट एंट्री. इसको पिवट एंट्री कंसीडर करने के लिए मैंने इसको 1 बनाना है तो मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगी और लास्ट वाली को उसने 5 से डिवाइड किया है क्योंकि वो 3 और 5 के अकॉर्डिंग कोई कॉम्बिनेशन नहीं आता. नहीं भी करना चाह रहे आप 5 से तो ना करें, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल बेशक यहाँ पे ना करें. अब अगर आप देखें तो आपके पास ये बन गया 1, यहाँ पे 5 से उसने डिवाइड किया था तो जस्ट इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी. अदरवाइज मैं इसको जस्ट अगर 1 बनाती हूँ तो मुझे नीचे वाले को 5 को 1 करने के लिए डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. मैं एज इट इज बी इस 1 को यूज करते हुए 5 से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ही ये वाला एलिमेंट जो है वो जीरो बन जाएगा. लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 5 से डिवाइड किया है सिंप्लीफाई के लिए, तो ये मेरे पास बन गया. देखिए आगे फर्दर उसको सब्ट्रैक्ट करने से जीरो. अब अगर आप देखें ये फर्स्ट पिवट एंट्री है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम में पिवट एंट्री नहीं है बट सेकंड रो एंड थर्ड एलिमेंट में पिवट एंट्री है. उसके बाद उससे फर्दर नेक्स्ट मजीद चलेंगे तो मैं अब इसको पिवट एंट्री बनाऊंगी तो मैं इसको 5/2 से डिवाइड करूंगी और साथ में माइनस से मल्टीप्लाई भी करूंगी, ठीक है. तो ये बन गया मेरे पास 1. जो चेंजिंग है वो साथ में मेंशन की है. दिस इज अ एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स. ये रिक्वायर्ड एचेलॉन फॉर्म है हमारे पास. और अब देखें ये 1 पिवट एंट्री, फिर ये 1 पिवट एंट्री और ये फिर 1 पिवट एंट्री. तो जस्ट बताने का जस्ट ये मीन था कि जरूरी नहीं है कि हर रो और हर कॉलम के कॉम्बिनेशन में पिवट एंट्री आए. जैसे 1 1 2 2 3 3 इस टाइप में पिवट एंट्री का आना लाजमी नहीं है. हर रो के अंदर लाजमी पिवट एंट्री होगी, वो जरूरी नहीं होता कि वो इस कंडीशन में है. यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी किया हुआ है जिसके अंदर टोटली एंड वाला एलिमेंट जो है वो पिवट एंट्री के फॉर्म में आ रहा है. बाकी क्वेश्चंस कर लिए सबने, इनवर्स फाइंड किया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया सबने. मैं क्वेश्चन नंबर 10 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या प्रॉब्लम है? ये मैम जो आपने नोट्स दिए हैं उनमें ये 2 स्टेप्स में सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट. तो उधर से ऊपर से गुजर गया. मैं अभी आपको डिफाइन करती हूँ, ऊपर से गुजर गया. इसको दो तरह आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग द रो ऑपरेशन शो दैट, फर्स्ट वाले को तो रो ऑपरेशन के साथ शो करना है कि मैट्रिक्स जो है डिफाइन इसका इन्वर्स नहीं है, एग्जिस्ट करता है. इन्वर्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा?
क्योंकि इसके अंदर या तो पूरा का पूरा एक रो या कॉलम जो है वो 0 हो जाएगा। इसको रो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना था बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, इसके साथ एक मैट्रिक्स यूज करते हुए इसको सॉल्व करना था, जैसे ये ऊपर मेंशन किया हुआ है। हमने जस्ट इसका डिफाइन करना है कि इसका रो ऑपरेशन क्यों नहीं है। जैसे आपने इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई किया, एक पूरी रो जो है वो 0 हो गई है। इट्स मीन ये सिंगुलर बनेगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 फॉर्म में आएगा तो हम इसको सिंगुलर बोलेंगे। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास वो नॉन सिंगुलर कंडीशन होती है। इसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर बताने की वैसे जरूरत नहीं है, इसमें जस्ट आपने ये डिफाइन करना है इन अ गिवन मैट्रिक्स reducing into echelon form a row is totally become a zero, so the given matrix has no inverse due to the given condition कि हमारे पास अगर कोई भी रो या कॉलम जो है वो 0 होता है, इट्स मीन पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है वो 0 कंसीडर होता है, क्योंकि इसके अंदर डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनती। यहाँ पे इन्वर्स की फॉर्म है, इसलिए सारा का सारा 0 है। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये था कि हम लोगों ने इन्वर्स दिए हुए हैं और बी का इन्वर्स दिया, कंप्यूट ए बी इन्वर्स, ये चीज कंप्यूट करनी है। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे इसके साथ फॉर्मूला भी डिफाइन किया है। इसको दो तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन्वर्स वाले रूल के अकॉर्डिंग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका इन्वर्स लें, या पहले दूसरे वाले मैट्रिक्स का यानी कि बी का इन्वर्स फिर ए का इन्वर्स लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। अब ये चीज करने के लिए फॉर्मूला अगर आप लोगों के माइंड में नहीं है तो लास्ट में मैंने ये भी बताया था, मैट्रिक्स के इन्वर्स का इन्वर्स ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी तरह बी कन्वर्स है, इस मैट्रिक्स का फिर से इन्वर्स लूंगी तो मेरे पास एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बी में, फिर जो दो मैट्रिक्स आएंगे ए बी उनको मल्टीप्लाई करके उनका इन्वर्स ले लें, जो कि ये मेथड जो है वो काफी लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें इन दोनों का पहले मैट्रिक्स ओरिजिनल निकालना पड़ेगा, ये इन्वर्स दिए हुए हैं, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन थर्डली फिर हमें उसका इन्वर्स लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके जो भी मैट्रिक्स आएगा उसका। तो इसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन ये है कि दो मैट्रिक्स हैं, बाय गिवन फार्मूला, फार्मूला हमारे पास डिफाइन है, हमें दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको प्रूफ भी किया है पीछे मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स के अंदर। ए बी का इन्वर्स ले लें या बी इन्वर्स ए इन्वर्स ले लें, दोनों कंडीशन में आंसर सेम है, तो आप इसको सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यही चीज यहाँ पे की हुई है, बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये उसका आंसर आ जाएगा जो हमने कंप्यूट करना है बाय गिवन जो हमारे पास मेथड है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर है? जी मैम। अब उसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 5 से लेकर ऑनवर्ड जो थे वो मैंने आप लोगों को 9 स्किप करके 10 तक दिए थे। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने पहले भी बताया था, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, करना चाह रहे हैं तो 2x2 का मैट्रिक्स लेके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ये यहाँ पे थ्योरेटिकली प्रूव किया हुआ है, जो कि थ्योरेटिकली आप लोग इंक्लूड नहीं है, आपका जस्ट मैथमेटिकली यहाँ पे प्रूफ डिफाइन है। इसके अंदर जस्ट इसकी प्रॉपर्टी जो पीछे हम डिफाइन कर चुके हैं उन्हीं को उसने कहा प्रूव करें, इसको आप एज इट इज ही माइंड में रखें, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स की पावर n ले लें, फिर उसका इन्वर्स ले लें या इन्वर्स लेके उसकी पावर ले लें, दोनों चीजें सेम है। अभी दोनों चीजें सेम कैसे हैं ये थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी, एज इट इज ही मैट्रिक्स नहीं लूंगी मैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ ए डॉट ए, इसमें क्या मीन होता है, ए की पावर 2। मैंने यहाँ पे कोई सा भी मैट्रिक्स ए की पावर 2 लिया है, मैं इसको अगर नंबरिंग वाइज करूँ, हम लेते हैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर, लाइक मैंने यहाँ पे लिया है 4 या सपोज 5 लेती हूँ, 5 की पावर जो है मेरे पास 2 है और फर्दर इसकी पावर जो है -1 है।
अब मैं सेकंड लीस्ट को लिख सकती हूँ कि मेरे पास जो है 5 की पावर -2, और थर्डली मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 5 की पावर -1, और फर्दर इसकी पावर जो है वो मेरे पास 2 है। ये मैट्रिसेस में भी सेम यही चीज है। इसको पूरा ब्रीफली डिफाइन करने के लिए नंबर या मैट्रिक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज भी डिफाइन कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि आप सारा का सारा नंबर लें फिर उसको जो है आगे सॉल्व करें और फिर उसका जो है डिफाइनिंग आंसर दें, ठीक है। इसलिए मैंने जैसे इसको यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि A.A मैट्रिक्स है दो, उनका स्केयर ले लें, और सेकेंडली अगर मैट्रिक्स का